हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ रचनाकार दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी सांप सीढ़ी। लंदन में बसे प्रवासी भारतीय लेखकों के बीच दिव्या जी अहम स्थान रखती हैं। वातायन यूके की संस्थापक दिव्या माथुर जी एक वरिष्ठ और बहुपुरस्कृत लेखिका, अनुवादक और इम्प्रेसरियो हैं। उनकी कहानियाँ देश और विदेश के बीच के परिवेश को सामने लाती हैं। इन कहानियों का कथ्य भारत तथा लंदन दोनों देशों से जुड़कर बनता है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है उनकी कहानी सांप सीढ़ी, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। सिनेमा घर के घुप अंधेरे में भी राहुल की आंखें बरबस खन्ना अंकल के उस हाथ पर थीं जो उसकी मम्मी के कंधों और कमर पर बार बार बहक रहा था। मम्मी के अनुसार खन्ना अंकल ने ये फिल्म इसलिए चुनी थी कि चार्ली चैपलिन राहुल का चहेता कॉमेडियन है। राहुल जानना चाहता था कि खन्ना अंकल को उसकी मम्मी को छूने में क्या मज़ा आता था। क्यों मम्मी उनसे घबराती बचती फिरती थी पर उन्हें अपने को छूने से रोक नहीं पाती थी? क्यों? सहमी सी मम्मी चोर नज़रों से राहुल की तरफ देखती हुई कई बार वो खन्ना अंकल का हाथ झटक चुकी थी। राहुल की तिरछी नज़रें उन्हें अंदर तक उद्विग्न कर रही थीं। उन्होंने फुसफुसा कर खन्ना अंकल से कुछ कहा तो कुड़कुड़ाने लगे। न जाने कैसे शब्द थे जो राहुल के पल्ले नहीं पड़ते, पर वो जानता था कि जो उसकी समझ से बाहर था वो गंदा था। पर्दे पर क्या चल रहा था उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी सारी इंद्रियां उस फुसफुसाहट का मतलब समझने पर तुली हुई थीं। आज राहुल का 12वां जन्मदिन था। अच्छा उपहार मिला उसे इस फिल्म के रूप में। कितनी प्रफुल्लित थी मम्मी कि खन्ना अंकल राहुल को चार्ली चैपलिन दिखाने की बात कर रहे थे। राहुल में उनकी दिलचस्पी मम्मी को शायद दिलचस्प लगी हो, किंतु वो जानता था खन्ना अंकल की इसमें भी कोई चाल होगी। वही हुआ। वो देर से पहुंचे और आते ही उन्होंने मम्मी से कहा कि वो महिलाओं की क्यू में खड़े होकर टिकट ले लें। वो सकपका उठी थीं क्योंकि उन्होंने पहले कभी टिकट नहीं खरीदे थे। पापा पहले से ही हमेशा सीटें रिजर्व करा लेते थे। टिकट के पैसे देते हुए राहुल के सामने मम्मी को नीचा देखना पड़ा था, जो 2 दिन से गा रही थीं कि खन्ना अंकल ने खास तौर पर राहुल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चार्ली चैपलिन फिल्म के टिकट खरीदे थे, जिसके बदले में मम्मी चाहती थीं कि राहुल खन्ना अंकल को थैंक्स कहे। कब समझेंगी मम्मी कि खन्ना अंकल बड़े चालबाज हैं या उसके पापा के शब्दों में धूर्त हैं? मम्मी को चोट पहुंचाने से डरता है राहुल, नहीं तो अब तक वो कब का खन्ना अंकल के हाथ घास काटने वाली बड़ी कैंची से काट फेंकता, फिर चाहे उसे जेल भिजवा दिया जाता। वॉट ए मैन हैज़ टू डू ए मैन हैज़ टू डू, उसके पापा कहा करते थे और मम्मी उनसे कितना प्रभावित हो जाती थी। राहुल को एकाएक लगा कि वो बहुत थक गया है, घर जाकर बस सो जाना चाहता है। उसे नहीं मनानी अपनी सालगिरह वालगिरह। उसे हॉस्टल क्यों नहीं भेज देती मम्मी, जैसा कि खन्ना अंकल कहते रहते हैं। मम्मी की जिद कि वो राहुल के बगैर नहीं रह सकती। राहुल जानता है कि वो खन्ना अंकल से डरती हैं और राहुल के बगैर अकेले वो उनके साथ एक पल भी नहीं टिक पाएंगी। सारा दिन मम्मी मम्मी रहती हैं। शाम होते ही एक अजीब औरत उन पर हावी हो जाती है, जो रात देर गए खन्ना अंकल के जाने के बाद ही मम्मी को छोड़ती है। कभी कभी राहुल सोचता है कि उसे क्या लेना देना है इस बछड़े से, क्यों नहीं चुपचाप अपने कमरे में वो अपनी किताबों में खोया रहता। पर मम्मी उसे अकेला छोड़ें तब ना। मम्मी जानती हैं कि राहुल को खन्ना अंकल का हर शाम को आना और रात गए तक टिके रहना पसंद नहीं। शाम 6 बजे मम्मी 2 हिस्सों में बट जाती हैं। एक हिस्सा राहुल की मनुहार करता है और दूसरा खन्ना अंकल की मेहमान नवाजी। एक हिस्सा भागता है राहुल का माथा चूमने, तो दूसरा हिस्सा बेबस सीढ़ियाँ उतर कर जाता है खन्ना अंकल के पास। खन्ना अंकल मम्मी से कई बार कह चुके हैं कि राहुल बड़ा हो गया है, उसे कुछ देर अकेला भी छोड़ा जाना चाहिए। जब तब मम्मी को डांट भी पिलाते हैं कि राहुल को उन्होंने सिर चढ़ा रखा है। शाम को मम्मी चाहती हैं कि राहुल नमस्ते अंकल कहकर उनका स्वागत करे। ये कार्य दुष्कर है। किसी तरह बुड़बुड़ा कर वो नमस्ते कह भी देता है तो 3-4 घंटे उसे फिर तैयारी करनी होती है उनकी विदा की। मम्मी की सहमी तिरछी नज़र राहुल से सब करवा लेती है। राहुल को सामान्य होने में घंटों लगते हैं, या ये कहा जाए कि वो सामान्य होने की कोशिश में जी जान से जुटा रहता है। सिनेमा घर से सीधे घर लौट आए हैं। कहीं खाना खाने बैठते तो शायद खन्ना अंकल को पैसे देने पड़ जाते। हालांकि पैसे मम्मी से निकलवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले महीने की ही बात है कि उसने खन्ना अंकल को
मम्मी से रुपए मांगते सुना था? जरा 500 रुपये हो तो देना, माँ को मथुरा जाना है, मेरी तनख्वाह बैंक में जमा होते 1 हफ्ते लग जाता है। माँ ने चुपचाप सेफ से 500 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए थे। 1 ही घंटे में वो वापस आए और कहने लगे, मेरी जेब काट ली किसी ने स्टेशन पर, 500 रुपये और दे दो। अपने चेहरे पर आए अविश्वास के भावों के लिए मम्मी शर्मिंदा थीं। उन्होंने चुपचाप रुपए फिर निकाले और उन्हें दे दिए। बाद में वो राहुल से भी आंखें चुरा रही थीं। वो जानती थीं कि राहुल के मन में खन्ना अंकल के लिए कोई जगह न बची थी, स्वयं उनके मन में भी। फिर क्यों ये आना जाना जारी था? क्यों? उन रुपयों का जिक्र दोनों में से किसी ने दोबारा नहीं किया। राहुल को क्या पता, हो सकता है कि खन्ना अंकल मम्मी से पैसे लेते ही रहते हों। घर लौटे तो मम्मी रसोई में घुस गईं और क्रोध से भरा हुआ राहुल अपने कमरे में किताब लेकर बैठ गया। राहुल बेटा नीचे आओ, केक लगा दिया है। मम्मी ने नीचे से आवाज़ दी। मन हुआ कि केक काटने से पहले राहुल खन्ना अंकल की आंखें फोड़ दे, ताकि वो उसकी मम्मी पर अपनी गंदी आंखें कभी ना उठा पाएं। किसी तरह नीचे आया। मम्मी सहमी ही थीं, मानो उन्हें पता था कि राहुल के मन में क्या था। मेक ए विश राहुल, मम्मी ने कहा तो राहुल के मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो जब आंखें खोले तो खन्ना अंकल सदा के लिए जा चुके हों। खन्ना अंकल जानते थे कि राहुल उनसे बेहद नफरत करता था। वो खिड़की के पास जा खड़े हुए। जब राहुल ने आंखें खोलीं तो सामने मम्मी को मुस्कुराता हुआ पाया। और क्या चाहिए था राहुल को? आप दोनों थोड़ी देर सांप सीढ़ी खेलो, मैं खाना तैयार लगाती हूँ, कहकर मम्मी जल्दी से रसोई में घुस गईं। उन्हें पता था कि राहुल ना नुकुर करेगा। खन्ना अंकल सांप सीढ़ी खोलकर तैयार बैठे थे। कोई चारा न देख राहुल कुर्सी पर जा बैठा। उन्होंने उसके रंग चुनने तक को नहीं पूछा। राहुल का ध्यान खेल में जरा भी न था। उसके साथ खेलते हुए भी खन्ना अंकल अपनी चालबाजी से बाज नहीं आए। 2 बार उन्होंने राहुल को सीढ़ी चढ़ने से रोका और 2 बार उसे बिना बात के सांप से डसवा कर नीचे ले आए। राहुल उनसे क्या कहता कि वो बेईमानी कर रहे थे? खाने गिनते हुए वो अपनी गोटी हमेशा 1 या 2 खाने आगे बढ़ा लेते और राहुल के पीछे रहने देते। राहुल को लगा कि गुस्से में कहीं वो पागल ना हो जाए। शुक्र है कि मम्मी ने खाना लगा दिया था और वो उन्हें खाने के कमरे में बुला रही थीं। गुड लक नेक्स्ट टाइम सन, कहते हुए खन्ना अंकल ने ज़ोर से कहा ताकि मम्मी सुन लें कि उन्होंने राहुल को हरा दिया था, और ये भी कि उन्होंने राहुल के लिए सन का संबोधन चुन लिया था। राहुल के तन बदन में आग लग गई। मम्मी ने भांप लिया था कि क्या हुआ था, पर वो चुपचाप खाना परोसने में लगी नहीं। आज वो साफ साफ कह देगा मम्मी से कि वो किसी का सन वन नहीं है, उसे हॉस्टल भेज दें और जो चाहे करें। तो कब शादी कर रही हैं आप खन्ना से? सुबह स्कूल की बस के इंतज़ार में खड़े हुए डेजी की मम्मी ने मम्मी से पूछा था। मम्मी का चेहरा सफ़ेद हो गया था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस के चलते ही वो घर की तरफ भाग ली थीं। कब तक पड़ोसियों से भागेंगी? लोग तो पूछेंगे ही ना। वो जवाब नहीं देंगी तो वे राहुल से पूछेंगे। वो भाग कर कहाँ जाएगा? पिछले महीने जब दादा दादी जी आए थे तो खन्ना अंकल छुट्टी लेकर उनके सिर पर सवार रहे। मम्मी अथवा राहुल से उन्हें बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। राहुल को ले जाने को तैयार थे पर मम्मी को नहीं, शायद खन्ना अंकल की वजह से। वे यहाँ कुछ ठहर जाते तो खन्ना अंकल का आना जाना बंद हो जाता। ना जाने वे क्यों नहीं समझ पाते मम्मी को। दादी तो मम्मी को चुड़ैल कहती थीं, तभी तो पापा उन्हें अपने यहाँ नहीं बुलाते थे। बेचारी मम्मी का तो अपना कोई भी नहीं जहाँ वो जा सकें, जिनसे वो अपने मन की बात कर सकें। मौसी मौसा भी अमेरिका जा बसे, उनको लिखने का क्या फ़ायदा। मौसा जी एक बार पापा को बता रहे थे कि आजकल अमेरिका और इंग्लैंड वाले बहुत सख्त हो गए हैं। कौन समझाएगा मम्मी को? राहुल को तो वो बच्चा समझती हैं। खन्ना अंकल का ऊंचा स्वर सुना तो राहुल के कान खड़े हो गए। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। खन्ना अंकल उसकी मम्मी को डांट रहे थे। इतना ढेर सा क्यों पका लेती हो? मेरी माँ को बेफिजूली बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये बासी खाना कौन खाएगा? जानती हो कितनी महंगाई बढ़ गई है। कल ध्यान रखना, माँ आ रही है मेरे साथ। मम्मी चुपचाप बदहवास सी खड़ी थीं। वो कितना और कुछ भी पकाएं, वो कौन होते हैं उनसे जवाब तलबी करने वाले। आज तक वो घर में 1 पैसे की चीज़ नहीं लाए, जब तब माँ से ही पैसे उधार मांगते रहते हैं। राहुल का रोम रोम चिल्ला उठा, मम्मी इनको घर से निकाल दीजिए, ये हमारा सब छीन लेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मम्मी कुछ तो बोलिए। राहुल चुपचाप ऊपर चला आया। मम्मी को एहसास था कि वो सुन रहा था। मम्मी देर तक ऊपर नहीं आई। अंकल के चले जाने के देर बाद तक वो नीचे खटपट करती रहीं। गुस्से में रोता धोता राहुल न जाने कब सो गया।
पसीने से तरबतर जब उसकी आंख खुली तो मम्मी उसके बिस्तर में बैठी श्श कर रही थी। बेटे, बुरा सपना देखा क्या? दिमाग पर जोर डालकर वो याद करने का प्रयत्न करता रहा कि क्या सपना था जिससे वो इतना डर गया। चारों तरफ सांप ही सांप थे, फन फैलाए, अपनी पैनी जीभ लपलपाते। राहुल सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, पर वे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक दो बार उसने सांपों की जीभें अपने नंगे तलवे पर महसूस की। ऊपर कहीं खिड़की में खड़ी मम्मी चिल्ला रही थी, राहुल बेटा जल्दी जल्दी चढ़ो, शाबाश, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो, बेटा पीछे नहीं देखो, इधर देखो, इधर मेरी तरफ। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो सांपों के फन की जगह खन्ना अंकल के चेहरे उगाए थे। लाल लाल जीभें निकाले राहुल को डसने को आतुर। डर के मारे वो नीचे की ओर गिरने लगा और उसे गिरता देख मम्मी घबरा कर खिड़की से कूद पड़ी। दोनों हवा में तैर रहे थे, चीखते चिल्लाते। रात को सपना एक बार फिर आया था राहुल को, किंतु जब वो उठा तो मम्मी उसके पास ही सो रही थी। पापा की मौत के बाद खन्ना अंकल न जाने कहाँ से टपके थे। एक बार राहुल पापा के साथ दफ्तर गया था, तब शायद खन्ना अंकल को अन्य कर्मचारियों के साथ देखा था। राहुल को याद इसलिए रहा कि किसी बात पर पापा ने उन्हें बुरी तरह से डांट दिया था। बाद में राहुल जब चपरासी के साथ कैंटीन जाने के लिए बाहर आया तो खन्ना अंकल राहुल को घृणा से देख रहे थे। राहुल को उनसे बड़ा डर लगा था, पर बात आई गई हो गई थी। जब पापा के शव को घर लाया गया था तब उनके दफ्तर के अन्य कर्मचारियों के साथ खन्ना अंकल भी शोक प्रकट करने आए थे। बाकी सब तो लौट गए, किंतु घर संभालने के बहाने वो टिके रहे। मम्मी को तो कुछ होश ही नहीं था। मम्मी से पैसे मांग मांग कर खन्ना अंकल सब संभालने का दिखावा करते रहे। दादी को तो वो एक आंख भी नहीं सुहाए। मम्मी पर वो और भी नाराज़ हो उठी थी। दादाजी मम्मी से कहकर गए थे कि कभी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दें या पत्र लिख दें। न कभी उन्होंने पत्र लिखा और ना ही मम्मी ने। राहुल ने सोचा कि क्यों ना वो ये सब दादाजी को लिखे, वो ज़रूर मदद करेंगे, आखिर वो उनका इकलौता पोता था। सुबह से मम्मी घर साफ करने में जुटी थी। खन्ना अंकल की मम्मी जो आने वाली थी, क्यों आ रही हैं? राहुल ने पूछा तो मम्मी कुछ नहीं बोली। प्रश्न पूछना तो उन्होंने जाना ही नहीं। पापा थे तब भी वो बस घर संभालती थीं और ढेर सा खाना पकाती, प्यार करती बहुत सा। सब्जी लाना, घर में कोई टूट फूट हो जाए तो बढ़ई कारीगर बुलाना सब पापा के जिम्मे था। फिल्म जाना होता तो चपरासी टिकट ले आता था। फिल्म के बाद वे बाहर ही कहीं खाना खाते और वापस आकर सांप सीढ़ी खेलते, जिसमें पापा मम्मी को जिताए चले जाते। राहुल को लगता था कि मम्मी को तो शायद ठीक से गिनती भी नहीं आती। पापा होते तो खन्ना अंकल की क्या मजाल थी, वो उन्हें घर में भी घुसने देते। आज सारा दिन खन्ना अंकल और उनकी माँ के लिए सफाई करेंगी और खाना बनाएंगी। दूसरी ओर तैयार करेंगी एक ताज महल राहुल के लिए, जो खन्ना अंकल के आते ही बिखर जाएगा। मम्मी फिर कई दिनों तक मलबा बीनेंगी, अपने कमज़ोर हाथों से अपने राजा बेटे के लिए फिर खड़ा करेंगी एक ताज महल। आंखें चुराती अपने ही बेटे से कि जैसे गुनाह कर रही हूँ। इसी बीच राहुल ने दादा को 3 प्रश्नों का पत्र लिखा। अपनी 12 बरस की बुद्धि से कहीं पेचीदा। उसे विश्वास था कि दादा जब पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि पोते ने नहीं, उनके बेटे ने पत्र लिखकर सहायता मांगी है। मम्मी के ड्रॉअर से वो एक स्टैम्प लेते हुए सोच रहा है कि मम्मी को बताए या नहीं। उन्हें पत्र दिखा दे तो शायद वो स्वयं ही समझ जाएं, पत्र भेजने की आवश्यकता ही न पड़े। फिर सोचा कि नहीं, पत्र दिखा दिया तो अपने को कभी माफ़ नहीं करेंगी, ना जाने क्या कर बैठें। मम्मी, मैंने दादाजी को पत्र लिखा है, आपकी ड्रॉअर से एक स्टैम्प ले लूँ क्या? राहुल ने रसोई में आकर पूछा तो सकपका गई। आप पढ़ेंगी मैंने क्या लिखा? खाली आंखों से मम्मी केवल उसे देखती भर रहीं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो पत्र देखना चाहेंगी या नहीं। तो मैं ये अभी पोस्ट बॉक्स में डालकर आया, आपको कुछ बाजार से चाहिए? वो फिर भी नहीं बोली। जब वो वापस आया तो मम्मी उसी जगह खड़ी थीं जहाँ वो उन्हें छोड़कर गया था। मम्मी सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने उन्हें हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। सचमुच राहुल? वो भूल गईं कि वो केवल उनका बेटा राहुल था, कोई बड़ा बूढ़ा नहीं। जाइए, आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, मेहमान आते होंगे, राहुल ने कहा तो मम्मी कांप उठी। पापा भी तो उनसे ऐसे ही कहा करते थे। उन्हें कोई चाहिए था हमेशा अपने आसपास। पापा की जगह इसीलिए आसानी से हथिया ली थी खन्ना अंकल ने। फ़र्क बस इतना था कि मम्मी पापा पर अपरिमित श्रद्धा और स्नेह रखती थीं। खन्ना अंकल से वो भयभीत रहती थीं, किंतु उनके चले जाने से वो और भी घबराती रही थीं। 2-3 दिन से राहुल चौकन्ना है, क्योंकि मम्मी और खन्ना अंकल के बीच एक खिंचे तार सा तनाव है।
परसों यकायक खन्ना अंकल ने दफ्तर से आते ही मम्मी से कहा कि नौका विहार के लिए पुराना किला चलें। राहुल और मम्मी दोनों के कान खड़े हो गए। जरूर कुछ चक्कर था। मम्मी जानती थी कि राहुल उनके साथ जाना पसंद नहीं करेगा, ना ही खन्ना अंकल चाहते थे कि राहुल उनके साथ चले। घर में क्यों ना आलू प्याज के पकौड़े। मम्मी ने सहम कर अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी। शायद खन्ना अंकल ने उन्हें क्रोध से घूरा था। राहुल चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बोटिंग के लिए जाना है, मम्मी ने सीढ़ी के पास खड़े होकर राहुल से कहा। वो भुनभुनाता हुआ सीढ़ियों पर उतर आया था। खलनायक की मुस्कान लिए खन्ना अंकल मम्मी की ओर बढ़े ही थे कि मम्मी खिसक लीं। मैं राहुल को तैयार करती हूँ। खन्ना अंकल अखबार खड़खड़ाते हुए पापा की आराम कुर्सी पर बैठ गए। उनकी नज़रें मानो मम्मी का पीछा करती हुई राहुल के कमरे तक चली आई थीं। कब तक बच्चा बनाए रखोगे इसे? साहबजादे क्या खुद तैयार नहीं हो सकते? वो बुड़बुड़ा रहे थे। मम्मी लज्जित सी उसके कपड़े निकाल रही थीं। राहुल की नज़रों से अपने को बचाती हुई वो उसकी मनोहार कर रही थीं कि वो साथ चले। वो इतनी भयभीत हो उठी थीं कि राहुल उनके साथ चुपचाप चल पड़ा था। ऐसे मौक़ों पर राहुल को पापा पर बहुत गुस्सा आता था, जो उन्हें यूं अचानक छोड़ गए। उन्हें कुछ तैयार ही करके जाते। मम्मी मानो राहुल की गुनहगार थीं। बोटिंग के टिकट नहीं मिल पाए थे। वे लोग पार्क में आ बैठे। खन्ना अंकल ने राहुल से आइसक्रीम ले लेने के लिए कहा तो मम्मी ने उसे पर्स से कुछ पैसे निकाल कर दे दिए, किंतु राहुल नज़दीक ही एक पेड़ के पीछे से खन्ना अंकल पर नज़र जमाए खड़ा रहा ताकि मम्मी के इशारा करते ही वो भागकर उनके पास पहुंच जाए। न जाने खन्ना अंकल ने मम्मी से क्या कहा कि मम्मी का चेहरा फक पड़ गया। राहुल का मन हुआ कि वो उन्हें अपनी बाहों में भर ले और उनकी हिम्मत बंधाए। वापस आते समय तीनों चुप थे। खन्ना अंकल हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। शायद उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। क्या कहा होगा मम्मी से? राहुल सोचता रहा शाम भर, रात भर। ना मम्मी ने बताया और ना राहुल ने पूछा। वापस घर आकर राहुल सीधा अपने सोने के कमरे में चला गया। खिड़की से झांका तो देखा कि खन्ना अंकल अपनी शाम को शायद कुछ अर्थ देने की कोशिश में थे। राहुल ने गुस्से में अपनी सिसकियां रोक लीं और बिस्तर पर स्थिर पड़ा रहा। मम्मी ऊपर आईं तो राहुल के चेहरे का संतोष और आंसू उन्हें अंदर तक झकझोर गए। चुपचाप वो उसके पास लेट गईं। लगा कि दोनों के कष्ट कुछ कम हुए। जल्दी ही वे दोनों सो गए। मम्मी तैयार होकर नीचे उतरी तो लगा बदल गई हों। तरोताज़ा थीं। कुछ कुछ विश्वास भी फूट रहा था यहाँ वहाँ। देखिए, आज मैंने आपके लिए चाय बनाई है, पी के बताइए कैसी बनी है। राहुल को बहुत गर्व हुआ कि मम्मी ने उसकी चाय की तारीफ़ की। वे दोनों लूडो खेल रहे थे जब खन्ना अंकल और उनकी माँ पधारे। अपने पापा की कुर्सी पर राहुल जानबूझकर बैठा था शायद। खन्ना अंकल कुछ देर राहुल को घूरते रहे कि वो उठ जाएगा, पर वो नहीं उठा। फिर उन्होंने मम्मी की ओर देखा जो पासा फेंकने में लगी थी। झक मारकर वो बड़े सोफे पर बैठ गए, अखबार फैलाकर। उनकी माँ सारा घर देखती बिना किसी से पूछे। जब वापस आईं तो अपने बेटे के साथ कुछ खुसर पुसर करने लगीं। अरे छोड़ो ये लूडो वूडो, चाय नहीं बनाओगी क्या? कल कहा नहीं था कि माँ आ रही हैं? क्रोध तो बहुत थे खन्ना अंकल, पर परेशान भी थे कि हमेशा की तरह मम्मी एक टांग पर खड़ी क्यों नहीं थी। बस गेम ख़त्म ही होने वाला है, राहुल ने कहा तो असहज सी मम्मी रुक गईं। खन्ना अंकल राहुल को घूरने लगे, फिर गंभीर आवाज़ में बोले, अपने कमरे में जाओ राहुल। राहुल उठकर रसोई घर में चला गया। मम्मी भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली आईं। मम्मी को उसकी और उसे मम्मी की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सर चढ़ा रखा है छोकरे को इसने। तू तो कह रहा था कि वो नीचे ही नहीं आता। खन्ना अंकल की माँ की भद्दी और झगड़ालू आवाज़ सुनाई दी। अम्मा अब तुम ही ठीक करना इसे, गोद में बिठाकर खाना खिलाती हैं अब तक। खन्ना अंकल ज़ोर से बोले ताकि मम्मी और राहुल रसोई में सुन सकें। एकाएक मम्मी सकपका गई थीं, पर राहुल के मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुराने लगीं। घर तो बस ठीक ठाक है, मेरा पूजा का कमरा कहाँ जाएगा? अम्मा ने पूछा। खन्ना अंकल ने इशारे से शायद उन्हें चुप कर दिया था। कुछ गड़बड़ थी। रसोई से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दबे पांव खन्ना अंकल रसोई में चले आए थे। चाय तैयार थी। मम्मी मेहमानों का निरादर कभी नहीं कर पाएंगी, ये राहुल जानता था। थोड़ी सी हिम्मत से काम ले तो राहुल मम्मी को जिता सकता था। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि उसका पत्र दादाजी को कब मिलेगा, कब वो दिल्ली आ जाएंगे। तब तक कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी, कहीं उन्हें दादी ना रोक लें। यही डर था राहुल को। पत्र पाकर दादाजी रुकेंगे नहीं, दादी कुछ भी कहें भले। मम्मी उनका फिर भी पूरा सम्मान करती हैं। एक बार राहुल ने मम्मी से पूछ ही तो लिया था,
दादी आपको बुरा भला कहती रहती हैं, फिर भी आप उनके पाँव छूती हैं क्यों? उनका जवान बेटा स्वर्ग सिधार गया ना, इसलिए वो उनको बहुत प्यार करती थी। राहुल ने सोचा, भला ये भी कोई बात हुई? अगर मैं मर जाऊं तो क्या आप मेरी वाइफ को गालियां देंगी? मम्मी रोती रहीं घंटों। नमक से राहुल की नज़र उतारी। तेरे दुख भगवान मुझे दे दें, मेरा राजा बेटा तो हजारों साल जिएगा। दादी और मम्मी दोनों कितनी वियर्ड हैं। अम्मा नाश्ते पर मानो टूटी तो पड़ी। चाय में भिगो भिगो कर वो बिस्कुट्स खा रही थीं और खन्ना अंकल उन्हें घूरते हुए ऐसा करने से रोक रहे थे। कुछ पूजा पाठ भी करो हो कि नहीं? अम्मा ने चाय में भीगे हुए बिस्कुट को निकालते हुए पूछा। जी हाँ, मम्मी ने छोटा सा जवाब दिया। शुक्र है, चाय में नेक इलायची तो डालती। मम्मी उठकर दूसरी चाय बनाने लगी। अम्मा उनके पीछे पीछे चली आईं। ठहर, ला इलायची निकाल, मैं मसाला बना दूँ, हमारे घर में भी ख़त्म हो गया है। मम्मी ने इलायची की बोतल निकाल कर उन्हें पकड़ा दी। अम्मा की आंखें फैल गईं। एक साथ इतनी सारी इलायचियाँ तो उन्होंने जीवन में भी कभी नहीं देखी थीं। आंख बचाकर मुट्ठी भर इलायची उन्होंने अपने ब्लाउज में खोस ली। राहुल देख रहा था सब। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? जा अपने कमरे में पढ़। मम्मी ने इशारे से राहुल को अपने कमरे में जाने को कहा। बैठक से गुजरा तो खन्ना अंकल अखबार के कोने से उसे यूं घूर रहे थे कि मानो उसे मार ही डालेंगे। हम शीशे की प्लेट में नहीं खाते, तुम्हारे यहाँ स्टील की थाली हो तो दो। अम्मा खाने की मेज पर डोंगों के इंस्पेक्शन में लगी थीं। मम्मी ने पूजा की थाली लाकर उन्हें दे दी तो वो उसे भरने लगीं, जैसे खाना कहीं भागा जा रहा था। अपनी थाली लगाकर वो बेटे की तरफ घूमी। महेश, तू भी लेना। जब खन्ना अंकल ने भी अपनी प्लेट लगा ली तो राहुल को आवाज़ देकर मम्मी ने भी अपना खाना परोस लिया। हमारे यहाँ तो कोई पहली बार घर आए हैं तो पूरियाँ ही उतारी जाए हैं। अम्मा, आजकल पूरी कौन खाता है, वो भी शाम के वक्त? खन्ना अंकल ने कहकर मम्मी को ऐसे देखा कि जैसे वो ये कहकर उन पर एहसान किया हो उन्होंने। मैं तो रोज़ महेश को एक एक करके गरम रोटी देती हूँ, पूछो इससे, अम्मा ने कहा। राहुल ने सोचा, हर शाम को तो खन्ना अंकल यहीं खाना खाते हैं, दोपहर को दफ्तर में खाते होंगे, फिर अम्मा कब उन्हें गरम रोटी खिलाती होंगी? खीर में खांड कमती है, कहते हुए अम्मा पूरी कटोरी मिनटों में सटक गईं। काफ़ी रात हो चुकी थी पर वे दोनों जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक झटके से राहुल के दिमाग में कौंधा, कहीं ये खन्ना अंकल की नई चाल ना हो। उन्हें रात को ठहराने का मतलब था एक नई शुरुआत। वो कांप गया। कुछ खाली बर्तन उठाकर रसोई की ओर लपका। मम्मी, इन्हें आप कहीं रुकने को तो नहीं कहेंगी? राहुल की आवाज़ और आंखों का भय मम्मी के हृदय में उतर गया। उन्हें संभलने का समय मिल गया। शायद उन्हें इस बात का अनुमान भी न था। उनकी नहीं में दम न था, किंतु राहुल की पूर्व चेतावनी उन्हें कुछ मजबूत कर गई थी। लंबी सांस ले वो सौंफ सुपारी लिए कमरे में आईं। राहुल को अब तक मम्मी के आसपास मंडराता देख खन्ना अंकल बोले, सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? इसकी कल छुट्टी है, मम्मी ने जवाब दिया और राहुल को अपने से चिपटा लिया। ये मरा घुटनों का दर्द भी रात को ही शुरू होता है, अम्मा अपने घुटनों को पीटती हुई बोली। तुमसे कहा था ना कि पाँव ऊपर करके बैठी रहना, अंकल कुछ क्रोध में बोले। राहुल को लगा कि इस नौटंकी पर वो तालियां बजाए, किंतु मम्मी लज्जित सी लग रही थी कि उन्हें अम्मा से रुकने के लिए कहना चाहिए। उनका पसीने से लथपथ हाथ राहुल के हाथ में था, किंतु राहुल नहीं पिघला और ना ही वो मम्मी को पिघलने देगा। अम्मा आंखों ही आंखों में बेटे से पूछ रही थी कि अब वो क्या करें। खन्ना अंकल मम्मी के पास से ऐसे गुजरे कि जैसे कोई सांप सरसराता हुआ निकल गया हो। झूठे मुँह ही रुकने को कह देती तो क्या हम रुक जाते? मम्मी फिर भी चुप रहीं। राहुल की पकड़ मम्मी की उंगलियों पर मजबूत थी। गलती से भी यदि मम्मी ने अब मुंह खोला तो ये दोनों रुक जाएंगे, और आज की रात के बाद कई रातों तक, शायद कभी न जाने के लिए। खन्ना अंकल जूते बांधते हुए घंटों लगा रहे थे। ला बच्ची, खीरी रख दे। हार कर अम्मा बोली तो मम्मी झट रसोई में चली गईं और अम्मा भी उनके पीछे हो लीं। राहुल स्वाभिमानी था, चाहते हुए भी वो रसोई में नहीं गया। खन्ना अंकल ने उसे घूर कर डराना चाहा था, किंतु राहुल बिना पलके झपकाए उनकी आंखों में देखता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी नज़रें स्वयं हटा लीं। उनके कंधे हताशा में झुक गए। खन्ना अंकल से निपट कर राहुल रसोई में चला आया। मम्मी ने पूरा खीर का पतीला एक प्लास्टिक के डिब्बे में उलट कर अम्मा को दे दिया था। एक बात पूछूं, कितने पैसे देता है महेश तुझे? अम्मा की बात सुनकर मम्मी को सांप सूंघ गया था। अंकल तो मम्मी से पैसे लेते रहते हैं, राहुल ने गुस्से से कहा तो मम्मी ने उसे चुप हो जाने का इशारा किया। हाय राम, मुआ मुझसे तो कहता रहा कि
दंदनाती हुई अम्मा रसोई से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा धम्म से बंद हुआ तो राहुल चिटकनी लगाने दौड़ा। उसे जोर की नींद आ रही थी, किंतु मम्मी का ध्यान बटाना आवश्यक था। मम्मी ने जाने क्यों कहा था कि कल राहुल की छुट्टी है। शायद वो डर रही थी कि कल दिन में आकर खन्ना अंकल उनसे कहीं जवाब तलब न करें। राहुल मन ही मन मुस्कुराया। मम्मी इतनी बुद्धू भी नहीं कि जितना राहुल उन्हें समझता आया था, सिर्फ डरपोक थी। खन्ना अंकल दीवार बन गए थे मम्मी और समाज के बीच। सबने संबंध तोड़ लिए थे मम्मी से। वो स्वयं कितना कमज़ोर संबल था, राहुल ने सोचा। उसे दादाजी की बात याद आई कि एक सरकंडा कमज़ोर हो सकता है, पर कई मिल जाएं तो वे मजबूत हो जाते हैं। 12 साल का राहुल किशोर बन गया था। उसकी मम्मी ने ये आज ही जाना। कितना गर्व हो रहा था उन्हें आज अपने बेटे पर। राहुल की छोटी सी मुट्ठी ने उन्हें आज न केवल हिम्मत ही दी थी, उनमें आशा भी जगा दी थी। उन्हें केवल आज लगा था कि वो अकेली नहीं थी। रात के 11 बज रहे थे। दोनों बैठे सांप सीढ़ी खेल रहे थे। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे थे। सांपों की क्या मजाल कि उनके पास भी फटक जाएं। एक दूसरे को जिताने के लिए दोनों बेईमानी कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार दिव्या माथुर जी की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी सांप सीढ़ी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।